नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच वेब में। आज है 18 अक्टूबर और आज हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन है आपके पास मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अनिल विज या फिर सुनील जाखड़। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, उससे पहले कौन थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? वो है आपके मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, वाल्मीकि जयंती के मौके पर शपथ समारोह हुआ जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। ठीक है, तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? वो आपके नायब सिंह सैनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अनुष्का शर्मा, कृति सोनन, विराट कोहली या फिर रश्मिका मंदाना। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 रश्मिका मंदाना। ठीक है, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना जो है पिछले साल भी एक डी फेक वीडियो का शिकार हुई थी। इससे डी फेक साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? वो आपका रश्मिका मंदाना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 3.5 बिलियन डॉलर के ड्रोन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 3.5 बिलियन डॉलर के ड्रोन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, ठीक है, जो कि 16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन है, के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 3.5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसमें कौन 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 ड्रोन है? 31 MQ-9B ड्रोन। ठीक है, जिसमें कि जो 16 जो है स्काई गार्जियन है और 15 जो सी गार्जियन है। ठीक है, इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए 15 ड्रोन और थल सेना और वायुसेना के लिए कितने 8 ड्रोन शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई अड्डे आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई या फिर वाराणसी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, भारत की पहली हवाई अड्डे आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? वो है आपके तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डे आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्रा का अनावरण किया। कौन है आपकी इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा? पावना चित्रा का अनावरण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप पुरुषों के फाइनल में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन है आपके पास श्रेयांश सिन्हा, सौरभ सिंह, विवान कपूर या फिर विजय कुमार। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 विवान कपूर ने। ठीक है, ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, भारतीय निशानेबाज विवान कपूर ने ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल
जीता है, ठीक है, यानी कि रजत पदक जीता है। विवान ने 44 अंकों के साथ फाइनल में दूसरा स्थान पर रहे। वहीं दूसरी ओर चीन के क्विंग यिंग ने 47 अंकों के साथ क्या है, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो किसने जीता है रजत पदक? वो है आपके विवान कपूर ने। किसमें? ISSF में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन है आपके पास इस्लामाबाद, नई दिल्ली, बीजिंग या फिर मॉस्को। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में 16 अक्टूबर 2024 को SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक की मेजबानी की। ठीक है, पाकिस्तान ने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यहाँ पर भारत, चीन, रूस, मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटना का प्रतीक है। ठीक है, SCO की स्थापना 2001 में की गई थी। ठीक है, जिसमें कि यूरेशिया में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ, जिससे यह शिखर सम्मेलन भाग लेने वाले देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कहाँ किस शहर पे हुआ SCO शिखर सम्मेलन? वो आपका इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखांकन और रिपोर्टिंग के बदलते परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। ठीक है, लेखांकन और रिपोर्टिंग के बदलते परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन की विषय वस्तु जो थीम थी वो थी नेविगेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रोजेक्ट्स थी, जिसमें लेखांकन और रिपोर्टिंग परिदृश्य के विकास पर क्या क्या ध्यान केंद्रित किया गया था। NFRA यानी कि लेखांकन और रिपोर्टिंग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे ने भारत के लेखांकन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक मानकों को अपनाने के महत्व पर क्या है, जोर दिया। ठीक है, तो कहाँ पे लेखांकन और रिपोर्टिंग के बदलते परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? वो आपका ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिधम दिवस कौन मना रहा है और इस समारोह में कौन शामिल होंगे? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र और गजेंद्र सिंह शेखावत, विश्व बौद्ध परिषद, किरण रिजिजू, भारतीय बौद्ध समाज या और गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभिधम दिवस कौन मना रहा है? वो आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, और इस समारोह में कौन भाग लेंगे? वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी अभिधम दिवस समारोह में भाग लेंगे, जिसमें कि पाली भाषा और बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व पर जोर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में हाल ही में मिली मान्यता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अभिधम दिवस बुद्ध के स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो अभिधम दिवस किसके क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन बुद्ध जो है स्वर्ग से अवतरण हुए थे। ठीक है, अवतरित हुए थे, इसलिए उनकी याद में क्या है, अभिधम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई मिशन द्वारा कितने जिम्मेदार एआई प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया? ऑप्शन है आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स का, 6 का, 7 का या फिर 8 प्रोजेक्ट्स का। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 8 प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, इंडिया एआई मिशन द्वारा 8 प्रोजेक्ट एआई का चयन किया गया। ठीक है, इंडिया एआई ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ के हिस्से के रूप में जिम्मेदार एआई के लिए सुरक्षा उपाय करने पर केंद्रित 8 परियोजनाओं का चयन किया गया। कितनी? 8 परियोजनाओं का। ठीक है, चयनित परियोजनाएं पारदर्शी और भरोसेमंद एआई प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशी उपकरण, नैतिक संरचना और दिशा निर्देश
बनाने पर काम करेंगी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो है भारत में नैतिक और जिम्मेदार एआई विकास और तैनाती और शासन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इंडिया एआई मिशन द्वारा कितने एआई प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया, वो आपके 8 प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, जकार्ता, कुआलालंपुर या फिर सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर। ठीक है, प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की जा रही है, वो आपका सिंगापुर में। ठीक है, आसियान यानी कि द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, जिसमें कि आपकी कितनी कंट्रियां हैं, जिसमें आपकी 10 कंट्रियां हैं। उसमें है आपकी कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। ठीक है, ठीक है, तो आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता की सह अध्यक्षता अमित शुक्ला ने की। ठीक है, चर्चा में साइबर खतरे के परिदृश्य, राष्ट्रीय साइबर नीति, खतरे के आंकलन और संयुक्त राष्ट्र में आईसीटी विकास पर केंद्रित थी। ठीक है, दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग की संभावना तलाशी है, जिसका उद्देश्य क्या है, आसियान यानी कि फिर से बता रहा हूं मैं, द आसियान यानी कि द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जिसमें कि कितनी कंट्रीज है, 10, क्या है, 10 कंट्रीज है। ठीक है, भारत और व्यापक रणनीति साझेदारी को सुदृढ़ करना है। ठीक है, तो प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई, वो आपके सिंगापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन कौन कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नीति आयोग, ऊर्जा मंत्रालय या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका मेथनॉल संस्थान या फिर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग द्वारा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन कौन कर रहा है, वो आपका नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा 17 और 18 अक्टूबर को 2024 को नई दिल्ली में दूसरे अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी करेगा। कौन कर रहा है, नीति आयोग, और कहाँ पे कर रहा है, वो आपका नई दिल्ली में। ठीक है, जिसमें कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में हरित ऊर्जा में मेथनॉल की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा और क्या है, परिवहन, बिजली और शिपिंग में नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत में मेथनॉल अर्थव्यवस्था पहल कब शुरू की गई, 2016 में शुरू की गई थी, जिसमें कि नीति आयोग ने मेथनॉल इंस्टीट्यूट ने यूएसए के साथ सहयोग किया था। ठीक है, भारत में मेथनॉल अर्थव्यवस्था की पहल कब शुरू की गई, 2016 में, किसके सहयोग द्वारा, यूएसए के सहयोग द्वारा। ठीक है, तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो का आयोजन कौन कर रहा है, वो आपका नीति आयोग, और कहाँ पे कर रहा है, नई दिल्ली में। ठीक है, और जो कि आपका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला का कौन सा संस्करण वर्तमान में चल रहा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 सरस, तीसरा संस्करण। ठीक है, सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली में, कहाँ पे सरस मेला कहाँ पे होता है, वो आपका हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली में सरस आजीविका मेले का कितना, 2024 में तीसरा संस्करण चल रहा है, जिसमें कि 30 राज्यों के गांव की 900 से अधिक महिलाओं ने 400 से 450 लेकिन 450 से अधिक स्टॉल लगाए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस मेले में ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो सरस आजीविका मेले में किस बढ़ावा दिया जाता है, वो है ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। तो वर्तमान में यानी कि 2024 में इसका कौन सा संस्करण चला है, आपका तीसरा संस्करण। और सरस आजीविका मेला कहाँ मनाया जाता है, आपका हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला हुआ है, अक्टूबर 2024 से मैं दिवाली से पहले
प्याज की मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई ट्रेन का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास कांदा एक्सप्रेस, प्याज एक्सप्रेस, दिवाली एक्सप्रेस या फिर सब्जी एक्सप्रेस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 कांदा एक्सप्रेस। ठीक है, अक्टूबर 2024 में दिवाली से पहले प्याज की मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई ट्रेन का नाम है कांदा एक्सप्रेस। ठीक है, दिवाली से पहले नासिक से दिल्ली, कहां से? नासिक से दिल्ली तक प्याज की आपूर्ति के लिए 1600 मीट्रिक टन प्याज को लेकर कांदा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। यह ट्रेन 20 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी और प्याज को दिल्ली एनसीआर की थोक मंडियों में वितरित किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी और पूर्वोत्तर के लिए अधिक कांदा एक्सप्रेस ट्रेनें भेजने की योजना पर काम चल रहा है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ चल रही है ये? यह चल रही है आपकी नासिक से दिल्ली तक। ठीक है, प्याज की आपूर्ति के लिए। ठीक है, और क्या है ट्रेन का नाम? वो आपका कांदा एक्सप्रेस। किसके लिए? प्याज की मांग को पूरा करने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है अप्रैल से सितंबर की अवधि में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 3.76% की, 4.86% की, 1.02% की या फिर 9.81% की। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 4.86% की। ठीक है, अप्रैल से सितंबर की अवधि में भारत के निर्यात में कितने 4.86% बढ़कर कितने हो गई है 393.22 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष कितने थी 375 बिलियन डॉलर से अधिक है। ठीक है, इस अवधि में व्यापारिक निर्यात में 1.02% की मामूली वृद्धि हुई है, जबकि सेवाओं के निर्यात में कितनी 9.81% की वृद्धि हुई है। शीर्ष निर्यात गंतव्य नीदरलैंड, यूएई, अमेरिका, ब्राजील और जापान थे। ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर में अवधि में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वो आपके 4.86% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और व्यापारिक निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? वो आपके 1.02% की वृद्धि हुई है। और सेवाओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? आपकी 9.81% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो निर्यात में जो वृद्धि हुई है वो कितने बढ़कर होगी? वो होगी आपकी 393.22 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है, जो कि पिछले साल कितनी थी 375 बिलियन डॉलर से अधिक थी। ठीक है, आज के जो करंट अफेयर का जो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया या फिर पेरू। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 कोलंबिया। ठीक है, भारत ने ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर कोलंबिया के साथ क्या है हस्ताक्षर किए हैं। भारत और कोलंबिया ने एक ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कि दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और कोलंबिया के उप मंत्री जॉर्ज एनरिक रोजास रेड्रोस द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य फिल्म निर्माण के लिए रचनात्मक, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों को एक साथ लाना है। कोलंबिया भारत के साथ इस समझौते करने वाला कौन सा देश बन गया है? 17वां देश बन गया है। ठीक है, कोलंबिया और भारत के साथ इस समझौते पर करने वाला कौन सा देश बन गया है? 17वां देश बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।